साल है 1986 और कहानी शुरू होती है लिबर्टी सिटी से। यहां सोनी फोरेली अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है और उसे पता चलता है कि टॉमी वर्सेटी 15 साल की प्रिजन सेंटेंस काटने के बाद वापस बाहर आ चुका है। सोनी को डर है कि टॉमी के वापस आने से उसके पुराने किस्से और उसकी रेपुटेशन फिर से सामने आ सकती है। इसलिए सोनी एक प्लान बनाता है। वह टॉमी को कुछ समय के लिए शहर से दूर भेजना चाहता है। इसी दौरान सनी और उसके लोग वाइस सिटी में अपना ड्रग बिजनेस एक्सपैंड करने की बात करते हैं, क्योंकि उस समय वाइस सिटी में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। सनी डिसाइड करता है कि टॉमी को वाइस सिटी भेजा जाए, जहां वह फोरेली फैमिली के लिए वहां का काम संभाले और बिजनेस के लिए रास्ता तैयार करे। टॉमी को वाइस सिटी भेजने से पहले उसे कुछ कैश और एक लोकल कॉन्टैक्ट दिया जाता है, जिसका नाम है केन रोजनबर्ग। सनी को लगता है कि टॉमी कुछ महीनों तक वाइस सिटी में काम करेगा और फिर फोरेली फैमिली वहां आकर अपना हिस्सा संभाल लेगी। इसके बाद कहानी वाइस सिटी पहुंचती है, जहां टॉमी की मुलाकात केन रोजनबर्ग से होती है। केन टॉमी और उसके साथ आए दो फोरेली मैन हैरी और ली को वाइसपोर्ट में होने वाली ड्रग डील के लिए लेकर जाता है। वहां दूसरी तरफ वैंस ब्रदर्स हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं और ड्रग डील शुरू होती है। टॉमी ड्रग्स को चेक करता है और सामने वाला वैंस ब्रदर विक्टर वैंस पैसे वेरीफाई करता है। पहली नजर में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अचानक वहां हमला हो जाता है। चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। हैरी और ली मारे जाते हैं और विक्टर वैंस भी एम्बुश में मारा जाता है। टॉमी, केन और वैंस फैमिली का दूसरा भाई लांस वैंस किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉमी के पास अब ना ड्रग्स हैं और ना ही सनी का पैसा। डील पूरी तरह फेल हो चुकी है। टॉमी और केन वहां से निकलकर केन के ऑफिस पहुंचते हैं। केन इस पूरी सिचुएशन से इतना परेशान होता है कि वह लगभग टूट जाता है, लेकिन टॉमी उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि वह अगले दिन उसके ऑफिस आएगा और दोनों मिलकर इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद टॉमी ओशन व्यू होटल की तरफ निकल जाता है। यहां से पहली बड़ी समस्या सामने आती है। टॉमी को सिर्फ डील फेल होने की चिंता नहीं है, बल्कि अब उसे अपने बॉस सोनी फोरेली को जवाब भी देना है। अब टॉमी ओशन व्यू होटल के अपने रूम में पहुंचता है और सोनी फोरेली को फोन करता है। सनी फोन उठाते ही टॉमी को याद दिलाता है कि 15 साल बहुत लंबा समय होता है और फैमिली के लिए प्रिजन जाना कोई आसान बात नहीं थी। फिर सनी सीधे पूछता है कि ड्रग डील कैसी रही और क्या टॉमी के पास ड्रग्स है। टॉमी उसे बताता है कि डील नॉर्मल नहीं थी, बल्कि एक सेटअप था। वहां एम्बुश हुआ, हैरी और ली मारे गए और टॉमी के पास ना ड्रग्स हैं और ना ही पैसा। यह सुनते ही सोनी का गुस्सा फूट पड़ता है। सोनी टॉमी से साफ पूछता है कि उसका पैसा कहां है। टॉमी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पैसा भी एम्बुश में चला गया। सोनी टॉमी को याद दिलाता है कि वह पैसा उसका था और अगर टॉमी कोई चाल चल रहा होता तो उसकी हालत बहुत खराब होती। लेकिन टॉमी भी पीछे हटने वाला नहीं है। वह सोनी को भरोसा देता है कि वह उसका पैसा और ड्रग्स दोनों वापस लेकर आएगा और इस एम्बुश के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। सोनी जानता है कि टॉमी कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन वह टॉमी को यह भी समझा देता है कि उसके साथ धोखा करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। फिर सोनी अपनी पुरानी पहचान और टॉमी के साथ हिस्ट्री को देखते हुए उसे इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने का मौका देता है। टॉमी कहता है कि उसे अपना वर्ड दिया हुआ है। सनी फोन रख देता है और टॉमी गुस्से में फोन नीचे फेंक देता है। यही इस मिशन का असली टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब टॉमी के पास एक साफ जिम्मेदारी है। उसे सोनी का पैसा और ड्रग्स वापस लाने हैं और एम्बुश के पीछे मौजूद लोगों को ढूंढना है। अब टॉमी वापस केन रोजनबर्ग के ऑफिस पहुंचता है। केन पूरी रात टेंशन में बैठा हुआ है और उसे डर है कि फोरेली फैमिली के लोग इस फेलियर का हिसाब उससे भी मांग सकते हैं। टॉमी केन से कहता है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, पहले पता लगाना होगा कि उनकी कोकेन आखिर किसने ली और फिर उन लोगों से हिसाब किया जाएगा। केन सोचता है और उसे एक आदमी का नाम याद आता है, कर्नल हुआन गार्सिया कोर्टेस। केन बताता है कि इसी कर्नल ने ड्रग डील अरेंज करने में उसकी मदद की थी और उसने डील को वाइस सिटी के दूसरे एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल से दूर रखने की कोशिश की थी। केन को पता चलता है कि कोर्टेज अपनी यॉट पर एक बड़ी पार्टी कर रहा है, जहां वाइस सिटी के कई बड़े लोग आने वाले हैं। टॉमी समझ जाता है कि अगर किसी के पास इस डील के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है तो कोर्टेज उनमें से एक है। टॉमी पार्टी में पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात कर्नल कोर्टेज से होती है। Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Can you tell me where my boyfriends are?
कॉर्टेस टॉमी को देखकर उससे पूछता है कि वह किसकी तरफ से आया है। टॉमी अपना नाम बताता है और साफ कर देता है कि वह अपनी मर्चेंडाइज के बारे में जानना चाहता है। कॉर्टेस टॉमी को बताता है कि सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है और उसने खुद भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन ऐसी सेंसिटिव चीजों में समय लगता है। यानी कॉर्टेस टॉमी को कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता, लेकिन यह साफ हो जाता है कि वह भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ खोजबीन कर रहा है। इसके बाद कॉर्टेस अपनी डॉटर मर्सिडीज को टॉमी का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद अपनी पार्टी में वापस चला जाता है। मर्सिडीज टॉमी को पार्टी में घुमाती है और इसी दौरान टॉमी की नजर वाइस सिटी के एक और बड़े नाम पर पड़ती है, रिकार्डो डियाज। डियाज को देखकर टॉमी पूछता है कि यह कौन है। मर्सिडीज बताती है कि डियाज एक बड़ा ड्रग डीलर है और उससे कोक का बिजनेस करने वाला आदमी कहां जा सकता है। डियाज खुद भी पार्टी में आता है और कॉर्टेस से अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स और दुश्मनों को खत्म करने की बात करता है। टॉमी अभी डियाज को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन यह पहली बार है जब उसका सामना वाइस सिटी के इस पावरफुल ड्रग लॉर्ड से होता है। पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज टॉमी से उसे पोल पोजीशन क्लब तक छोड़ने के लिए कहती है। टॉमी उसे वहां छोड़ देता है। Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. See you around. और मर्सिडीज उससे कहती है कि फिर मुलाकात होगी। इसके बाद टॉमी फिर केन रोजनबर्ग के ऑफिस पहुंचता है। केन उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला, लेकिन टॉमी बताता है कि वाइस सिटी में क्रिमिनल्स इतने ज्यादा हैं कि सही आदमी तक पहुंचना आसान नहीं है। टॉमी को अब स्ट्रीट से कोई स्ट्रांग लीड चाहिए। तभी केन को एक आदमी याद आता है, केंट पॉल। केन बताता है कि केंट पॉल वाइस सिटी के क्रिमिनल और अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बहुत लोगों को जानता है और अगर किसी को गायब हुई कोकेन और कैश के बारे में पता होगा तो शायद वही आदमी होगा। टॉमी केंट पॉल से मिलने मालिबू क्लब जाता है। वहां केंट पॉल अपनी ही दुनिया में बिजी होता है। टॉमी उससे पूछता है कि क्या वह केंट पॉल है और बताता है कि वह रोजनबर्ग की तरफ से आया है। केंट पॉल केन का मजाक उड़ाता है, लेकिन टॉमी उसे तुरंत सीरियस कर देता है और मिसिंग कोकेन तथा कैश के बारे में पूछता है। केंट पॉल पहले बात को हल्के में लेने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी के प्रेशर में आखिरकार एक लीड देता है। वह बताता है कि ओशन ड्राइव की तरफ एक शेफ है जो शायद इस मामले के बारे में कुछ जानता है और हाल में वह कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। टॉमी इस लीड को सीरियसली लेता है और उस शेफ को ढूंढने निकल जाता है। शेफ से सामना होने पर टॉमी उससे इंफॉर्मेशन मांगता है, लेकिन शेफ को ऑपरेट करने के बजाय टॉमी से उलझ जाता है। दोनों में फाइट होती है और टॉमी शेफ को मार देता है। इसके बाद टॉमी को उसका सेल फोन मिलता है। तभी वहां लांस वैंस पहुंचता है। लांस टॉमी को देखकर बताता है कि उसने जो किया है उससे उनकी लीड खत्म हो गई, क्योंकि लांस भी उसी डील के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है। लांस के लिए यह मामला सिर्फ ड्रग्स और मनी का नहीं है। उसी एम्बुश में उसके भाई विक्टर वैंस की मौत हुई है, इसलिए वह भी जिम्मेदार लोगों को ढूंढ रहा है। टॉमी लांस से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन लांस समझाता है कि दोनों एक अनजान शहर में हैं और दोनों के लिए एक दूसरे की मदद यूजफुल हो सकती है। तभी कुछ और शेफ्स वहां पहुंच जाते हैं और सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। लांस टॉमी को एक पिस्टल देता है और दोनों वहां से निकलते हैं। इसके बाद लांस टॉमी को अम्मू नेशन ले जाता है और उसे समझाता है कि वाइस सिटी जैसी जगह में खुद को बचाने के लिए वेपन जरूरी है। अम्मू नेशन पहुंचने के बाद टॉमी अपना वेपन लेता है और फिर दोनों ओशन व्यू होटल वापस आते हैं। होटल पहुंचकर लांस टॉमी से कहता है कि वह खुद भी पता लगाएगा कि इस पूरे मामले में क्या चल रहा है और वह टॉमी पर नजर रखेगा। फिर लांस वहां से चला जाता है। अब टॉमी फिर केन रोजनबर्ग के ऑफिस में जाता है। केन वहां सोफे पर सोया हुआ होता है और टॉमी के आने से घबरा जाता है। केन पहले से ही टेंशन में है, क्योंकि उसे डर है कि ऊपर से फ्रेली फैमिली के लोग जल्द ही वाइस सिटी आ सकते हैं और उससे पैसे का हिसाब मांग सकते हैं। टॉमी अभी इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने ही वाला होता है कि केन एक और परेशानी सामने रख देता है। फोरेली फैमिली के लोगों ने उससे एक फेवर करने को कहा है। मामला जॉर्जियो फोरेली का है, जो फ्रॉड के केस में ट्रायल फेस कर रहा है और अगर जूरी उसके खिलाफ फैसला देती है तो उसे कई साल की प्रिजन हो सकती है। केन खुद जूरी को इंटिमिडेट करने की हालत में नहीं है, इसलिए यह काम टॉमी को करना पड़ेगा। टॉमी समझ जाता है कि यहां किसी को मारना जरूरी नहीं है, बस जूरर्स को इतना डराना है कि वे जॉर्जो को गिल्टी न ठहराएं। इसके बाद टॉमी 2 जूरर्स तक पहुंचता है और उनकी कार्स को बुरी तरह डैमेज करके उन्हें डराता है। Dumb Florida
moron. Hey, my honor! Hey, man, my car! Leave my damn car alone, man! Yo, man, I still got payments to make on this! Oh, please, God! Someone help! George. जब जूरर्स बाहर आते हैं तो टॉमी उन्हें साफ मैसेज देता है कि जॉर्जो को गिल्टी नहीं मानना है। दोनों जूरर्स डरकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह टॉमी का काम पूरा हो जाता है। मिशन का पूरा पॉइंट यही था कि जॉर्जो के खिलाफ जाने वाले जूरर्स को डराकर उनका फैसला बदलने पर मजबूर किया जाए।